हेलो एवरीवन, वेलकम टू रोहित स्टडी IQ जीके। तो आज की इस वीडियो में हम लोग गांधी नहर का करेंगे सिक्स पार्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। और इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, खिलाफत आंदोलन जो कि 1920 से लेके 1924 तक चला था। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे कि निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजिक उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मोहम्मद अली, शौकत अली या फिर हकीम अजमल खां। तो ये चार ऑप्शन आपके पास हैं। अगर आपको इसका आंसर पता है तो वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखिए। मैं इसका आंसर बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं। अब तो अब देख लीजिए हम लोग क्या क्या कंप्लीट कर चुके हैं। सबसे पहले मैंने गांधी जी का जीवन परिचय बताया कि 2 अक्टूबर 1869 को उनका जन्म हुआ काठियावाड़ गांव गुजरात में। और पिताजी का नाम करमचंद गांधी, माता पुतलीबाई, दादाजी उत्तम चंद गांधी, पत्नी कस्तूरबा गांधी। 13.5 साल की उम्र में इनका विवाह हुआ। 4 पुत्र थे इनके, हरीलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। इनको महात्मा गांधी, बापू, बाबा मलंग, राष्ट्रपिता, अर्धनग्न फकीर विंस्टन चर्चिल ने कहा था। ये सब मैं बता चुका हूँ आपको। गांधी जी की समाचार पत्र पत्रिकाएं कि कौन सी पत्रिका उन्होंने ब्रिटेन में लिखी, कौन सी पत्रिका उन्होंने जहाज़ में बैठ के लिखी। ठीक है। और मैंने इसके बाद क्या बताया था कि 1893 में गांधी जी साउथ अफ्रीका चले गए थे दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए। फिर 1894 में नटाल कांग्रेस की स्थापना की। 1901 में गांधी जी भारत में पहली बार कांग्रेस अधिवेशन में हिस्सा लिया, दिनसा बाचा जिसके अध्यक्ष थे। इसके बाद गांधी जी ने 1915 में कोचरबा गांव में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की। फिर उसी आश्रम को 1917 में साबरमती नदी के किनारे अम्बालाल साराभाई की आर्थिक सहायता के बाद उन्होंने स्थापित किया, जिसका साबरमती आश्रम नाम दिया। उसके बाद गांधी जी ने पहला आंदोलन किया चंपारण में, बिहार में। चंपारण में 1917 में नील की खेती के विरोध में उन्होंने आंदोलन किया। दूसरा आंदोलन उन्होंने अहमदाबाद मिल सत्याग्रह में किया, जो कि फरवरी मार्च 1918 में हुआ था। यहाँ पे प्लेग फैल गया था और प्लेग बोनस दिलवाया। 50% बोनस देने की बात हुई थी, लेकिन 35% बोनस दिलाया गया। उसके बाद गांधी जी ने खेड़ा सत्याग्रह किया 22 मार्च 1918 गुजरात में। खेड़ा में अकाल सूखा पड़ने के बाद भी लोग लगान वसूल रहे थे ज़बरदस्ती, तो गांधी जी ने वहाँ पर लगान माफ़ करवाया। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट जो कि 19 मार्च 1919 को हुआ था और जिसका विरोध 2 जगह हुआ था, दिल्ली और पंजाब में। दिल्ली में स्वामी श्रद्धानंद ने किया था और पंजाब में डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू ने किया था। इन्हीं के विरोध में जो भीड़ जुट गई थी 20,000 लोग जलियांवाला बाग हत्याकांड में, जो कि एक दुखद घटना थी। 13 अप्रैल 1919 को शाम को 4:30 बजे ये घटना हो जाती है। उसके बाद फिर 2 कमेटियाँ बनती हैं, मैंने बताई थी आपको, एक हंटर कमेटी और एक तहकीकात कमेटी। तो ये दोनों कमेटियाँ बनने के बाद परिणाम आता है कि जनरल डायर को उपाधियाँ दी जाती हैं। तो फिर उधम सिंह MO डायर को गोली मार देते हैं। उसके बाद की जो घटना है वो है खिलाफत आंदोलन। तो अब खिलाफत आंदोलन हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है, जो कि 1920 से लेके 1924 में हुआ था। तो यहाँ तक की घटनाक्रम आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग शुरू करते हैं खिलाफत आंदोलन, ठीक है। तो खिलाफत आंदोलन सबसे पहले आप ये समझ लीजिए इसका कारण क्या था। इसका कारण ये था, पहले ही बात तो ये समझ लीजिए इसका कारण भारत में नहीं था। इसका कारण जुड़ा हुआ है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से, ठीक है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का आप समय सब लोग जानते हैं कि 1914 से लेके 1918, ठीक है। 1914 से लेके 1918 के बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होती है। और इसमें दो ग्रुप होते हैं। 2 ग्रुप कौन कौन से होते हैं? मित्र राष्ट्र और ध्रुवी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश थे? एक तो था ब्रिटेन, और ब्रिटेन का उपनिवेश था हमारा प्यारा भारत, तो फिर भारत भी अंग्रेज़ों का साथ दे रहा था। तीसरा देश था फ्रांस, अमेरिका, जापान, रसिया, ये एक ग्रुप था। और दूसरा था ध्रुवी राष्ट्र। ध्रुवी राष्ट्र में कौन था? टर्की, जर्मनी और ऑस्ट्रिया, ठीक है। 3 देश थे ध्रुवी राष्ट्र में और बाकी थे इसमें। तो हमें किससे मतलब है? टर्की से। टर्की में एक साम्राज्य था ऑटोमन साम्राज्य। टर्की में जो साम्राज्य था उसको बोलते थे तुर्क या फिर ऑटोमन साम्राज्य, या फिर उसको उस्मानिया साम्राज्य भी बोलते थे। उस्मानिया साम्राज्य, चलिए मैंने आगे लिखा है। तुर्की में क्या था? एक साम्राज्य था तुर्की साम्राज्य, जिसको ऑटोमन साम्राज्य या फिर उस्मानिया साम्राज्य भी बोलते थे। और तुर्की के जो सुल्तान थे उनको बोलते थे खलीफा। एक्चुअली आप खलीफा को समझ लीजिए। आप मोहम्मद साहब को तो जान ही रहे हैं, मोहम्मद साहब जो इस्लाम धर्म के प्रवर्तक थे। तो मोहम्मद साहब के मर जाने के बाद, इनके इंतकाल हो जाने के बाद क्या होता है कि उनकी गद्दी पे बैठकर जो इस्लाम धर्म को चलाता था उसे ही हम खलीफा कहते हैं। मतलब मोहम्मद साहब जब मर गए थे तो उनके बाद उनकी गद्दी पे बैठकर जो इस्लाम धर्म को चला रहा था उसको क्या कहते हैं? खलीफा, ठीक है। और अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि पहले खलीफा कौन थे, तो वो थे अबू बकर। कौन थे? अबू
बकर। ठीक है, तो अबू बकर जो थे पहले खलीफा थे। ठीक है, तो क्या होता है, जो युद्ध होता है इन लोगों में, इन दोनों धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र के बीच में, तो उसमें ये ग्रुप जो हार जाता है, धुरी राष्ट्र जो था ये हार जाता है, और जीतता कौन है, ये मित्र राष्ट्र। तो ऑटोमन साम्राज्य जब हार गया तो पूरे विश्व या फिर भारत में जितने मुसलमान थे उनको चिंता ये थी कि जब हमारे खलीफा हार जाएंगे तो ये जो अंग्रेज हैं ये हमारे खलीफा के साथ सम्मानजनक व्यवहार नहीं करेंगे। तो ये चिंता थी पूरे विश्व के मुसलमानों में। इसलिए जो भारत के मुसलमान भी थे वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अंग्रेज़ों का साथ नहीं दे रहे थे, और ना ही पूरे विश्व के मुसलमान देना चाह रहे थे साथ। तो इस वजह से ये लोग खलीफा के समर्थन में और अंग्रेज़ों के विरोध में भारत में खिलाफत आंदोलन को प्रारंभ करते हैं। अब बात समझ में आई आपको। तो युद्ध का परिणाम क्या हुआ कि ऑटोमन साम्राज्य हार गया था, और मुसलमानों को यह डर था कि तुर्की के हार जाने के बाद खलीफा के साथ सम्मानजनक व्यवहार नहीं होगा, और ऐसा ही हुआ भी। क्यों हुआ कि जब टर्की युद्ध हार गया, ऑटोमन साम्राज्य युद्ध हार गया अंग्रेज़ों से, तो अंग्रेज़ों ने एक संधि की। वो कौन सी संधि थी, ट्रीटी ऑफ सीवर्स की या फिर सैब्रे की संधि हुई 10 अगस्त 1920 को। और इसमें क्या कर दिया गया, टर्की का विभाजन कर दिया गया, और जो खलीफा की जितनी पावर थी वो छीन ली गई। मतलब खलीफा को जितनी भी इस्लाम धर्म की पावर थी उनका, जैसे टर्की है मान लीजिए, टर्की का विभाजन कर दिया। ठीक है, और खलीफा का दायरा सीमित कर दिया कि आपको बस इतना ही एरिया मिल रहा है। ठीक है, बहुत सारे धार्मिक स्थान यहाँ भी थे मान लीजिए टर्की में, तो उनसे उनका अधिकार छीन लिया गया। तो इस बात से पूरे विश्व के मुसलमान जो भाई थे वो नाराज़ हो गए। ठीक है, तो क्या होता है कि पूरी टर्की में, पूरे विश्व में जितने भी थे मुसलमान मिलके एक आंदोलन करने लगे। उसका नाम क्या था, खिलाफत आंदोलन। तो फिर क्या है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि टर्की में खिलाफत आंदोलन का प्रमुख नेता कौन था। तो टर्की में खिलाफत आंदोलन का जो प्रमुख नेता था उनका नाम था अली मुसलियार। ठीक है, अब बात करते हैं भारत की कि भारत में क्या होता है। तो भारत में खिलाफत आंदोलन में क्या होता है, तो भारत में खिलाफत आंदोलन के दो प्रमुख नेता थे, एक थे मोहम्मद अली और दूसरे थे शौकत अली। ठीक है, तो मोहम्मद अली और शौकत अली, इनको क्या कहते हैं, अली बंधु। ये पेपर में क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि भारत में खिलाफत आंदोलन के कौन से दो नेता थे। क्वेश्चन में ऑप्शन ऐसे होते हैं, अली बंधु, सावरकर बंधु या फिर चापेकर बंधु। ठीक है, तो कौन थे खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता, अली बंधु, अली ब्रदर्स। ठीक है, इन दोनों लोगों ने मिलकर खिलाफत कमेटी की स्थापना की। किसने, मोहम्मद अली और शौकत अली, दोनों लोगों ने मिलकर मार्च 1919 में ही खिलाफत कमेटी की स्थापना कर ली। और खिलाफत कमेटी के पहले अध्यक्ष जो बनाए गए उनका नाम था हसरत मोहानी। ठीक है, कौन बनाए गए पहले अध्यक्ष, हसरत मोहानी। देखिए, खिलाफत आंदोलन भारत के दो प्रमुख नेता अली बंधु, इन दोनों लोगों ने मिलकर मार्च 1919 में ही खिलाफत कमेटी की स्थापना की, और खिलाफत कमेटी के पहले अध्यक्ष जो बनाए गए वो हसरत मोहानी। मैं जितने क्वेश्चन बता रहा हूँ एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो आप किसी को भी ये मत समझिएगा कि मैं अध्यक्ष याद नहीं करूँगा, या फिर वो तो चलो याद होता है सबको कि दोनों लोग याद कर लेते हैं नेता कौन है, लेकिन अध्यक्ष ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें लोग महात्मा गांधी लगा देते हैं। ठीक है, महात्मा गांधी भी कब अध्यक्ष बने थे उसके बारे में मैं बता रहा हूँ आपको। तो क्या होता है फिर, अब खिलाफत आंदोलन के और कौन कौन से नेता थे उनको देख लीजिए। खिलाफत आंदोलन में अबुल कलाम आज़ाद, हकीम अजमल खां और खान अब्दुल गफ्फार खां, ये तीन प्रमुख नेता और जुड़े हुए थे इस आंदोलन से। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और बनता है कि जो हकीम अजमल खां जो थे, इन्होंने इसी आंदोलन के दौरान हाजिक उल मुल्क, हाजिक, ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया इसलिए मैं बता रहा हूं आपको, हाजिक उल मुल्क, हाजिक उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी। किन्होंने, हकीम अजमल खान ने। ठीक है, अब गांधी जी ने इस आंदोलन का समर्थन क्यों किया था, और कांग्रेस ने, इन दोनों लोगों ने, गांधी जी एक्चुअली कांग्रेस में ही थे, तो गांधी जी और कांग्रेस ने इस आंदोलन का समर्थन क्यों किया था, यह क्वेश्चन भी पेपर में पूछा जाता है। तो गांधी जी और कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन खलीफा की पुनः स्थापना, जो कि खलीफा को दोबारा से उनकी पावर छीन ली गई थी, उनको स्थापित करने के लिए, और मुसलमानों की सहानुभूति पाने के लिए की गई थी। तो इसी आंदोलन में क्या था, हिंदू और मुस्लिम की सर्वाधिक एकता, मतलब जितने भी आंदोलन हुए हैं, जितने भी मूवमेंट हुए हैं, तो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक एकता देखने को मिली इसी आंदोलन में। और इसके बाद कौन से आंदोलन देखने को मिलेगी थी, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में, जो कि इसी के बाद पढ़ने वाले हैं हम लोग। ठीक है, तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में भी इसके बाद मुसलमान और हिंदू की एकता देखने को मिली थी। ठीक है,
तो अब क्या होता है कि खिलाफत कमेटी का, जो खिलाफत कमेटी बनी है, पहले बनाई गई थी, जो हमने लोग देख सकते हैं, तो इसका पहला अधिवेशन होता है। ठीक है, तो पहला अधिवेशन कहाँ पे होता है? लखनऊ में। और यहाँ पे अध्यक्ष जो बनाए जाते हैं उनका नाम होता है सेठ छोटानी। ठीक है, तो सेठ छोटानी यहाँ पे अध्यक्ष बनाए जाते हैं। फिर होता है दूसरा सम्मेलन कहाँ पे? दिल्ली में, और यहीं पे महात्मा गांधी को ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। तो महात्मा गांधी ही पहले हिंदू व्यक्ति थे जो ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए थे। ठीक है, यहीं पे पूरा पावर दे दिया इन्होंने, इनको महात्मा गांधी को, किन्होंने? इन दो लोगों ने, मोहम्मद अली और शौकत अली, अली ब्रदर्स ने महात्मा गांधी को पूरी पावर दे दी कि अब गांधी जी जो कहेंगे वही होगा, कैसे आंदोलन को लीड करना है, सब गांधी जी के, जो गांधी जी कहें वही होगा। ठीक है, जब गांधी जी को यहाँ पे अध्यक्ष बनाया गया तो उनका विरोध किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने। ये क्वेश्चन भी कई बार पेपर में पूछा गया है कि जब महात्मा गांधी को खिलाफत, ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था तो उनका विरोध किसने किया था? अब मोहम्मद अली जिन्ना ने। अब मोहम्मद अली जिन्ना ने क्यों विरोध किया? मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा ये एक धार्मिक आंदोलन है, ये एक धार्मिक आंदोलन है, और धार्मिक आंदोलन में गांधी जी राजनीति करने के लिए आ रहे हैं। मोहम्मद अली जिन्ना ने ऐसा आरोप लगाया गांधी जी के ऊपर कि धार्मिक आंदोलन को गांधी जी एक राजनीतिक आंदोलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए मैं गांधी जी का विरोध करता हूं। तो यहाँ पे मोहम्मद अली जिन्ना को अली ब्रदर्स ने कहा जो गांधी जी के साथ नहीं है वो देशद्रोही है। ये मोहम्मद अली जिन्ना के लिए अली ब्रदर्स ने शब्द कहे थे ऐसे उस टाइम पे। ठीक है, तो क्या होता है, 28 जुलाई 1920 को गांधी जी ने घोषणा की कि 1 अगस्त 1920 से असहयोग आंदोलन प्रारंभ करेंगे। फिर क्या होता है कि असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन जो थे दोनों साथ साथ चलते रहे। ठीक है, तो अब क्या होता है, आधुनिक टर्की के, अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि आधुनिक टर्की के पिता किसको कहा जाता है, तो उनका नाम है मुस्तफ़ा कमाल पाशा। इस आंदोलन को समाप्त करने के लिए मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने इतना तगड़ा ब्रेन वॉश किया सारे मुसलमानों का। आप समझ रहे हैं? आपने वो मूवी देखी है पीके मूवी? कौन सी? पीके। तो उसमें जो स्वामी जी होते हैं तो उसमें बार बार बोलते हैं कि ये पीके कौन है, कौन है ये पीके? तो क्या पीके परवेज़ खान है कि पाशा कमाल है? तो ये पाशा कमाल वही पाशा कमाल हैं। समझ आया? तो इन्होंने क्या कहा कि एक खलीफा के पद से सारे अंग्रेज शासन की जड़ें हिल गईं। अगर हम सभी के अंदर खलीफा बस जाएं या हम सभी लोग खलीफा बन जाएं तो सोचिए अंग्रेज हुकूमत जो है वो कितना डरेगी। तो भाइयों, हमारे साथ खलीफा बनने में मदद करें और हमारी सहायता करें, हम सब लोग खलीफा बनेंगे और हमसे अंग्रेज दिनों दिन डरते चले जाएंगे। तो जो सब मुसलमान जो थे वो खुश हो गए। मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने इस भाषण के साथ खलीफा के पद को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया। तो 1924 में खलीफा के पद को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया। जब खलीफा का पद समाप्त हो गया तो ये आंदोलन भी अपने आप ही समाप्त हो गया। तो ये आंदोलन कब से कब तक चला था? 1920 से लेके 1924 तक। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो मेपला आंदोलन था, मेपला आंदोलन कब हुआ था? 1923 में। तो मेपला आंदोलन क्या था? ये केरल में हुआ था, केरल के मालाबार जिले में, मालाबार तट बोल सकते हैं, और मालाबार तट पे हुआ था। और ये खिलाफत आंदोलन की एक प्रमुख शाखा थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी एक दो बार पेपर में पूछा गया है, तो आप ध्यान रखिएगा इसको। तो अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पे कि निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजिक उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी? तो इसका सही आंसर है हकीम अजमल खां। हकीम अजमल खां ने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजिक उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी, और यह पदवी ब्रिटिश सरकार द्वारा उनको 1908 में दी गई थी। कब दी गई थी? 1908 में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? हकीम अजमल खां। तो चलिए यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक तो करना ही है और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ठीक है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को भी इसी तरह पूरा डिटेल में कवर करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग रोहित स्टडी IQ GK।